ये MP, MLA, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस, ये सब देश की जनता के नौकर हैं। अगर मनुवादी किसी से रखते हैं तो वो बुद्ध धर्म से रखते हैं। तो जो अशोक सम्राट के वंशजों के साथ छल कपट से सत्ता हासिल की थी, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में एक सांकेतिक रूप से मनुस्मृति को जला के और उसके जगह पे 1951 में भारत का ये संविधान दिया। इस दुनिया में बहुत कम मानसिकताएं ऐसी हैं, जितने भी धर्म हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या दूसरी विचारधाराएं हैं, जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उन सब का सोशल मैसेज, जो समाज के लिए मैसेज था, वो एक था। वो ये था कि इंसान इंसान के बराबर होता है और इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। सभी के साथ इंसाफ होना चाहिए। सिर्फ एक मानसिकता ऐसी थी जो मनुवाद से आती है, जो मनुस्मृति से आती है, जो ये कहती है कि इंसान इंसान के बराबर नहीं होता, छोटा बड़ा होता है, इंसान अछूत होता है, इंसान एक जगह से पानी नहीं पी सकता। ये बहुत कम विचारधाराएं ऐसी थी। मनुस्मृति के खिलाफ सबसे बड़ा विरोध गौतम बुद्ध साहब का, तथागत बुद्ध साहब, और सबसे बड़ी दुश्मनी, प्रोफेसर साहब यहाँ बैठे हैं, आज भी, क्योंकि सबसे पहला और सबसे बड़ा विरोध था वो मनुस्मृति के विरुद्ध, और सबसे सक्सेसफुल भी था। तो सबसे बड़ी दुश्मनी भी अगर मनुवादी किसी से रखते हैं तो वो बुद्ध धर्म से रखते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ प्रोफेसर साहब? सबसे बड़ी दुश्मनी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी उसके बाद आई, इस्लाम उसके बाद आया, सिखिज्म उसके बाद आया। सबने एक ही बात कही जो गौतम बुद्ध साहब ने कही थी कि इंसान इंसान के बराबर होता है और इंसाफ हर एक के साथ होना चाहिए। मनुस्मृति के मानने वालों ने सम्राट अशोक के वंशजों के साथ छल कपट करके सत्ता हथियाई और उसके बाद मनुस्मृति को दोबारा लागू किया और भारतवर्ष में जहां से बुद्ध का मैसेज पूरी दुनिया में गया था, यहीं उस मैसेज को ख़त्म किया। 80,000 या 85,000 बुद्ध विहार जो थे उनको ख़त्म करके उनके ऊपर मंदिर बना। तो सबसे बड़ी दुश्मनी बुद्ध धर्म से है मनुवादियों की। इस बात को हमें सबको मानना भी चाहिए और सबको समझना भी चाहिए। तो जो अशोक सम्राट के वंशजों के साथ छल कपट से सत्ता हासिल की थी, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में एक सांकेतिक रूप से मनुस्मृति को जला के और उसके जगह पे 1951 में भारत का ये संविधान दिया। अब उसके इतने साल बाद, 7 दशकों बाद, जिस प्रकार से सम्राट अशोक के वंशजों को छल कपट से हटा के सत्ता हथियाई थी और मनुस्मृति दोबारा लागू कराई थी, आज कमोबेश, जो डॉक्टर रितु भी हमारे साथ आई हैं बता रही थी, और हमारे मित्र वकील साहब यहाँ बैठे हैं, ये भी इसी बात को बताते हैं कि अब ईवीएम के माध्यम से, मुसलमानों के प्रति नफरत के माध्यम से, समाज में एक दूसरे को लड़ाने के माध्यम से, और जो ये लूटमारी करके देश का पैसा हड़प रहे हैं, जो आपका मेरा सबका, उस पैसे का इस्तेमाल करके ये लोग दोबारा बाबा साहब ने जो इतना बड़ा काम किया था संविधान ला के, उस संविधान को खत्म करके मनुस्मृति दोबारा लाना चाहते हैं। इसीलिए हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है आज। तो क्या हम लोग मनुस्मृति वापस लागू होने देंगे या नहीं? सवाल इसी बात का है। सवाल सिर्फ इतना सा बचा है आज। बाकी सब चीज़ें मेरे ख्याल से आज पीछे हो जानी चाहिए। हमें अपना संविधान, देखिए संविधान बचाने की बात करते हैं, हमने एक बड़ा संगठन बना रखा है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम सब लोगों का फेलियर है, नाकामी है कि हमें संविधान बचाने की चेष्टा करनी पड़ रही है।
और मैं यहाँ ये जो आयोजक हैं आज इस प्रोग्राम के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपनी हम सबको इस बात की गलती माननी चाहिए कि हमने संविधान पे अमल नहीं कराया इन 7 दशकों में, इसीलिए संविधान को खतरा आया और इसीलिए आज संविधान बचाने की बात हो रही है। यदि हम सबसे पहले इस देश में जिस कम्युनिटी का अधिकार है ना, 2 कम्युनिटी का अधिकार है इस देश की सभी संपदाओं पे, सबसे पहला अधिकार वो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का, क्योंकि इन 2 कम्युनिटीज के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हमारे देश में हुई है और होती आ रही है। उसके बाद किसी और का आता है। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से, मुस्लिम समाज में आने के बावजूद आज मुस्लिम समाज पे बहुत ज्यादा ज्यादतियां हो रही हैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूं और पूरी सर्वे करने के बाद कि आज भी मुस्लिम समाज के साथ उतनी ज्यादती और जुल्म नहीं हो रहा जितना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के साथ आज भी हो रहा है। तो मनुस्मृति की सबसे ज्यादा चोट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर लगने वाली है, उसके बाद ओबीसी के ऊपर लगने वाली है, क्योंकि ओबीसी समाज शायद आज ये इस बात को नहीं समझ रहा कि वो भी शूद्र हैं, जो मनुवादी हैं उनकी नज़र में शूद्र हैं वो। आज शायद वो इस बात को, ये जो भावनाएं भड़काई जा रही है ना, नफरत पैदा की जा रही है मुसलमानों के लिए, उसमें शायद वो ये बात भूल रहे हैं कि वो वर्ण व्यवस्था में किस जगह आते हैं। लेकिन बहुत जल्दी उनको भी याद आ जाएगी। लेकिन अच्छाई की बात, खुशी की बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से, ज्योतिबा फूले साहब के प्रयासों से, सावित्री फूले के प्रयासों से, फातिमा शेख के प्रयासों से, पेरियार साहब के प्रयासों से, बहुत सारे, और दुख की बात यह है कि जो हमारी नेत्रियां थी ना हमारे समाजों की, उनके बारे में और उनके नाम तो आते ही नहीं है, लेकिन इन नेताओं के और नेत्रियों के प्रयासों से आज कम से कम 2-3 समाज तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से जागरूक हैं कि मनुस्मृति को लागू नहीं होने देना। और हमारा विरोध, हमारा विपक्ष किससे है? उसमें एक समाज शेड्यूल कास्ट समाज का भी है, एक मुस्लिम समाज है। ये 2 समाज ऐसे हैं कि जिन्होंने मनुस्मृति को रोकने के लिए सबसे आगे हैं और मनुस्मृति को ना लागू किए जाने के सबसे ज्यादा खिलाफ 2 समाज तो कम से कम हमारे सबसे आगे खड़े हैं। अब ये 2 समाज क्या कम है? मेरे ख्याल से बाकी सबको रास्ता दिखाने के लिए ये 2 समाज ही बहुत हैं, क्योंकि दूसरी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, वो भी हम लोगों से ज्यादा जागरूक हैं, एससी समाज से भी और मुस्लिम समाज से भी। तो हम लोग मिलकर आपस में 46% होते हैं, 46%। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। एससी, एसटी और माइनॉरिटीज मिला के हमारे देश में 46% है जनसंख्या, और ओबीसी तो हमारे भाई हैं ही। तो जो मनुवादी उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं, वो भाई बंदी का तो नहीं करते ना, बहन बंदी का भी नहीं करते। हम लोगों के तो भाई हैं वो। अगर सत्ता हम लोगों की आएगी तो हमारे यहाँ, हमारी सत्ता में ओबीसी के भाई बहनों को हमारे बड़े भाई का दर्जा मिलेगा, और वहाँ क्या दर्जा मिलता है ये सब दुनिया को पता है, आज जब मनुवाद का दौर है। तो यही बात हमें अपने देश के सभी एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज को समझानी है, महिलाओं को समझानी है कि हम लोग सारे 92%, 92.5% हैं देश की जनसंख्या, और हम लोग सब आदत से ईमानदार हैं, आदत से मेहनती हैं, आदत से हम किसी की हकमारी नहीं कर सकते, आदत से हम चोरी, कोई भी डकैती कर ही नहीं सकते। हम में से भी कुछ लोग खराब होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, और बचे हुए लोगों में से भी कुछ लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि उधर बिल्कुल ही अच्छे लोग नहीं होते। लेकिन वहाँ संख्या बहुत कम है अच्छे लोगों की, और यहाँ संख्या बहुत ज़्यादा है अच्छे लोगों की। तो इसीलिए जब
हम लोग इकट्ठे होंगे, हम लोगों की सरकार आएगी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आएगी जैसा बाबा साहब चाहते थे, तब न्याय होगा, सबके साथ न्याय होगा। उनके 7.5% का हक है ना देश पे, उनको 7.5% उनको तश्तरी में रख के दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि 90% हक जो हम सबका है वो 7% लोग ही खा जाएं, ऐसा हम लोग कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों के खून में इंसाफ करना। तो मेरा निवेदन आप लोगों से यही है कि डॉक्टर रितु ने भी मेरे से पहले बताया, वो बार बार जो बात मैं कहता हूं कि अगर हम लोग देश के मालिक हैं, हम लोग अगर सत्ता में बैठे लोग, पार्लियामेंट में बैठे लोग, असेंबली में बैठे लोग, कॉरपोरेशन में बैठे लोग, ग्राम पंचायत में बैठे लोग ईमानदारी से नौकरी नहीं कर रहे हैं हम लोगों की, यानी कि देश की जनता की, हम लोग मालिक हैं देश के। ये एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस, ये सब देश की जनता के नौकर हैं, पब्लिक सर्वेंट है ना ये सब। तो अगर नौकर ठीक से काम नहीं कर रहे, मालिकों को संविधान ने हक दिया है कि सड़क पे आए, पीसफुल प्रोटेस्ट करें और नौकरों का कान उमेठें, जैसा किसान आंदोलन ने किया।